होके हंजू हावां विच, हीरे रुल गए रावां विच। जिन्नू पिंड विचों कढना सी, ओ वसदा ए सावां विच। हथीं वट के रुखां नू, आखे बहना छावां विच। जिन्नू कख तू होला कीता, ओदा नाई छावां विच। दीवा जगदा लो देंदा ए, लौदा खौफ हवावां विच। ओने बोल पुगाले बीबा, ओने बोल पुगाले बीबा, पाले चूड़े बावां विच। गल आज़ाद है लेखां दी, तेरा वास दुआवां विच। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद अतीक रहमान सिद्दीकी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त खुशी का मुकाम है कि 70 to 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, इमरान खान को सपोर्ट करता है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने आका को खुश करने के लिए और आका अपने बड़े आका को खुश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने जो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया था, उसके खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत पार्टी इलेक्शन लड़ने से रोक दिया था, इसके साथ बल्ला भी यकीनी तौर पे मैदान में नहीं होता, वो कालादम करार दे दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बल्ले को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। यकीन जानिए, ऐसा लगता है ये एक छोटी सी खबर है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक मैं समझता हूँ मीडिया में जिस तरह इसको चलाया जा रहा है कि बल्ला नहीं होगा तो क्या हो गया, हम इमरान खान को जानते हैं, हम इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं है तो यानी कि बैट भी नहीं है, और जब ये दोनों नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये ज़रा देखने से पहले मैं ग्राउंड सिर्फ वो बता दूं, जो कि बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र, जिनके साथ मैंने बड़ा काम किया और अब भी इन टच हूँ, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर में अगर नंबर 1 और 2 में दिया जाए तो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र और सैयद सलमान अकरम राजा, ये पाए के 2 बड़े वकील हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने जो आर्गूमेंट्स किए, उसकी क्रक्स यही है कि यही बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है कालादम करार दिया गया है, उसमें मालाफिडी यानी कि बुरी नीयत है, अल्टीरियर मोटिव्स है, और इसका मकसद यही है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन यही चाहता है और अपने जो मजमूम मकासद को पूरा इस तरह करना चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो और फिर दूसरी पार्टियों को ये मौका मिल जाए कि वो इस स्पेस को पूरा करके तो इस शैम और इस बोगस और रिग्ड इलेक्शन में कामयाब हो सके, उसका रास्ता रोकना है। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने जहाँ पर यह ग्राउंड लिया, उसमें यह बताया कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन को चैलेंज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तकरीबन 14 इंडिविजुअल्स ने किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है। जब वो मेंबर ही नहीं है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, जिसको हम कानून में कहते हैं लोकस स्टैंडाई। उनका ना लोकस स्टैंडाई था, प्लेस टू स्टैंड नहीं था, कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, और ये गलत हुए हैं। तो इसी ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर देनी चाहिए थी। इसके अलावा भी बहुत से ग्राउंड लिए कि हमने जून 2022 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, जबकि फैसला चंद महीनों में करना चाहिए था। इसके खींचते खींचते ये जान के यहाँ नवंबर 2023 तक ये मैटर लेके आए, ताकि हम एंड टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करें और टेक्निकली तौर पे आउट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल इलेक्शन में इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। इसके अलावा फिर भी हमने कंप्लाइंस की, जब उन्होंने कहा कि 15 दिनों में इलेक्शन कराए, हमने कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए और इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। जो जो ऑफिस बेरर थे वो मुंतखब हुए, वो हमने आपको जमा करवा दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपर टीयर लीडरशिप से लेके किसी कारकुन किसी पैनल ने आके में दरख्वास्त ना दी, ना आप इलेक्शन कमीशन को दी, लेकिन इन्होंने आके इलेक्शन कमीशन में दी और इलेक्शन कमीशन ने समरी ट्रायल करके चंद दिनों में फैसला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करा दिया। इसके अलावा ये भी लिया गया कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो किसी पार्टी को आप इलेक्शन से आउट नहीं कर सकते, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। इन्होंने शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ये सब किया। तो बहुत से इस तरह के ग्राउंड लेके बताया कि जनाब ये क्योंकि मालाफिडी मौजूद है और इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद कर दिया जाए और हमें इलेक्शन लड़ने की हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा जो बल्ला निशान है उसे इलेक्शन में रहने दिया जाए, जिसको दोबारा से मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं ये भी माजी करीब में, और आज का फैसला भी मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट के माथे का झूमर बनेगी। और इन्होंने दोबारा से आइन और कानून की बालादस्ती की है। यकीनी तौर पे इन जजेस पर प्रेशर भी होगा, लेकिन जिस तरह इनके चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने भी कोई प्रेशर नहीं लिया और इन 3 जजों ने भी प्रेशर ना लिया और आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हुए, और मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद है। अब मैं इसके आपके रिपरकशंस के हवाले से ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे, लोग समझते थे बल्ला नहीं तो कोई और निशान होगा। सबसे पहले ये बता दूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होती तो बल्ला भी नहीं होता, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या लीडर्स या कैंडिडेट जो भी प्रोविंशियल असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ते तो आज़ाद के तौर पर लड़ते, और जब आज़ाद लड़ते तो आपको मालूम है जो इस वक्त जबरो इस्तिबदाद और जुल्मो सितम का दौर चल रहा है, फस्तायत का दौर चल रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान पे कोई भी मिसाल को किसी को कप मिल जाता, किसी को लालटेन, किसी को छतरी वगैरह मिल जाते तो आज़ाद के तौर पे जीते, तो वो बाउंड नहीं थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते या इमरान खान साहब के साथ वो अपनी एलिजियंस जो है वो अपनी वफादारी साथ रखते। तो आपको पता है कि जो गैर जमहूरी ताकतें हैं किस तरह से बड़े बड़े लोगों को तोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तेकाम पार्टी बना के उन पे ले गए, फिर परवेज़ खट्टक की कोई पार्टी बना के वहाँ ले गए। तो इनको बहुत ईजी होता कि इन आज़ाद लोगों को इन्फ्लुएंस करके, उनको मजबूर करके, उनको डरा कर धमका कर, उनकी फैमिली को डरा कर धमका कर, तो वो जिस तरह चाहते कुछ लोग नून को देते, कुछ इस्तेकाम को देते, कुछ परवेज़ को देते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती। इसके अलावा एक और कॉन्सिक्वेंस था कि जो 20% ख़वातीन की नशिस्त हैं और 10 सीटें जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स होती हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सीट्स ना होती, और जो आम अंदाजे के मुताबिक अगर हम 70% भी लगा लें तो 70% का मतलब यह है कि 25 से 27 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी थी रिज़र्व सीटों पर, वो भी ना मिलता। तो इसके कॉन्सिक्वेंस बड़े सीवियर होते। ये तो हो गया लीगल। अब आपको पॉलिटिकल इसके कॉन्सिक्वेंस यकीनी तौर पे मैं इसको जोड़ता अवामी लीग के इलेक्शन जो 1970 में हुए, जिसमें 2 पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीती। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान ने 168 सीटें ली थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो की जो पार्टी है उसने 88 सीट ली है। कितना बड़ा डिफरेंस था। लेकिन वो इलेक्शन के बाद यहाँ की गैर जमहूरी ताकतों ने भुट्टो के साथ और अमेरिका का साथ मिलके, क्योंकि इन्होंने 60s में ये डिसाइड हो चुका था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हैं, और फिर इसी की पॉलिसी को लेते हुए अयूब खान साहब ने भी आगे चलाया। जब अयूब खान साहब को 69 में उनको अंदाज़ा था कि आगे क्या होना है, क्योंकि गेम पहले से तैयार किया जाता है, एग्जीक्यूट बाद में किया जाता है, तो वो हट के यहिया को दे दिया, और यहिया ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान का एक तारीख बाब है भुट्टो के साथ मिलके। तो ये आफ्टर इलेक्शन हुआ था। ये बिफोर इलेक्शन पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश जो 9 अप्रैल 2022 में तैयार एग्जीक्यूट हुई, तैयार तो चंद महीने पहले की गई, उसको एग्जीक्यूट किया जनरल कमर बाजवा ने, नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा का ये जो फॉस्टियन बार्गेन हुआ था, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में ये सारा कुछ हो रहा है। और अब सबको
मालूम होता जा रहा है कि काजी फायज ईसा को किस तरह लाया गया और हुदैबिया पेपर मिल से लेकर जो जो फैसले किए नवाज शरीफ के हक़ में और नाअहली के नवाज शरीफ को ख़त्म करना, ये तमाम वो लंदन प्लान का हिस्सा था जिसको अलीमा खान साहिबा ने भी बताया और कई लोगों ने बताया, और किस तरह से ये लंदन प्लान को मुकम्मल किया 2 दिन पहले। इसके कौन से यकीनी तौर पे जब आप सोसाइटी के 70-80% लोगों के विशन विम को दबा देंगे, वक्ती तौर पे तो आप दबा सकते हैं, लेकिन वो जहन में जो उनका कॉन्सेप्ट है वो बदल नहीं सकता। जो नफ़रत के बीज आप लोगों ने 2 साल पहले बोए हैं वो तनावर दरख्त विद द स्पैन ऑफ टाइम बनता, और वो पाकिस्तान के लिए किसी तौर पे भी ठीक नहीं। सबको मालूम है इस वक्त पाकिस्तानी मोरली तौर पे कितने डाउन हो चुके हैं, और ये जो नफ़रत के बीज इरिवर्सिबल चला गया है। हमारे जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, इन चंद कैरेक्टर्स ने उनको नुकसान पहुंचाया है। मैं बार बार कहता हूँ, इंडिविजुअल्स अलग हैं और इदारे अलग हैं। इदारे हमसे हैं क्योंकि हमने बनाए हैं, हम उनको टेस्ट के ज़रिए चलाते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हर इदारा काम करे, चाहे वो जुडिशल इदारा है, एग्जेक्टिव है, या हमारे इंपॉर्टेंट इदारे लाइक मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक मजबूत हो ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो। लेकिन इन चंद लोगों ने, क्योंकि इनको कंट्रोल करना आसान है, बेशुमार किताबें दुनिया में लिखी गई हैं कि किस तरह से सुपर पावर्स तरक्की पजीर ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान को चंद गैर जमहूरी ताकतों के ज़रिए, जिसमें जर्नैल है, जर्नैलों के ज़रिए कंट्रोल करता है। जर्नैल जजेस के साथ एक इमरानी माहदे के साथ पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने नुकसान पहुँचाया है, जो आज भी पहुँचा रहे हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंस बड़े ख़तरनाक थे, और पाकिस्तान को पूरी साजिश है उस पर फिर विलॉग करेंगे कि बांग्लादेश मॉडल की तरह चला के किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पे लाना है और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुख्तसर ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फील्ड पे मौजूद है, बल्ला भी मौजूद है। अब हर नेशनल असम्बली से, प्रोविंशियल असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स खड़े होंगे, और इंशाल्लाह अब इसका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। अब लॉजिकली मैं आपको बता दूं कि आपके पास इस वक्त 1 माह है, माशाल्लाह कैंपेन हो चुकी है। इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये मैसेज है पूरे ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया है। घर घर, गांव गांव, कस्बे, गली महल्ले, शहरों, हर जगह पहुंच चुका है। किसानों में, मजदूरों में, हर तबके में, ताजिर तबके में, स्कॉलर्स में, अदीब में, जर्नलिस्ट में, वकला में, सब तबके तक ये पैगाम पहुंच चुका है। इंशाल्लाह अब हमने इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है 8 फरवरी को। अब 8 फरवरी के लिए यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर हैं, मुतहद हो जाए। फ्रॉम टॉप टू ब्लॉक लेड, यूनियन कौंसल, ब्लॉक कोर्ट तक आप अपने आप को मुतहद करें, प्रोग्राम्स करें और इसको आगे बढ़ाएं। और पाकिस्तान यकीनी इस्लामाबाद की हद तक हम भी इंशाल्लाह ये प्लान कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाया है, और इंशाल्लाह उनको हम ट्रेन करेंगे, वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, क्योंकि इलेक्शन का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी ट्रेनिंग के बाद हम उनको डिप्यूट करेंगे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे। तो पोलिंग एजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ख्वातीन बूथ पे हो या मेल बूथ पे, उन तमाम पर पोलिंग एजेंट्स इंतहाई आपने उनको ट्रेन करके विजिलेंट और वफादार लोगों को लगाना है, जो जो अपनी ड्यूटीज़ राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जब तक वो फॉर्म 45 नहीं लेते वो वहीं पर रहेंगे, फिर उसके बाद पैरा देना है। इसका तरीक़ाकार ये है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर ये पोलिंग एजेंट्स ड्यूटी देंगे शाम तक, और उनको सपोर्ट करने के लिए आप अपने मोबाइल कैमरास के साथ, अपने खाने पीने की अशिया के साथ आप बाहर मौजूद होंगे, अपने टेंट लगा के वहाँ पर सपोर्ट करेंगे। और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाता, उनसे अंगूठा लगा के आप फॉर्म 45 नहीं ले लेते, और फिर आरओ तक का तक आपने परसू करना है। और जब तक आरओ फैसला नहीं करता आपने मुतहद रहना है भरपूर तादाद में। दूसरी बात, यकीनी तौर पे आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी हैं सबको तैयार करना है, और जो इलेक्शन के डे सुस्त हो जाते हैं उनको आपने 10-10, 15-15, 20-20, 25-30 लोग एक ड्यूटी लगा लें कि हमने लेके इनको वोट देना है। क्योंकि ये जंग इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान की और अमेरिका की जंग है। अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, कुछ भी कर सकता है, तोड़ सकता है, तबाह कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, ताकि
इंडिया को यहाँ पर एक पावरफुल कंट्री बना के वो चाइना का मुकाबला कर सके। तो इस रास्ते को रोकना है। जो इमरान खान साहब ने तब्दीली का ख्वाब देखा था, जो अपने 3.5 सालों में उन्होंने बेशुमार काम किए, उस पर अलग वीलॉग करूँगा। उस ख्वाब को हमने आगे लेके जाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताना है, इमरान खान को लाना है। पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का बढ़ना इनके बगैर नहीं होगा। इसके साथ दूसरी खबर जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इन्होंने अपनी विल से नहीं दिया। चंद जो आज़ाद मंच जजेस रह गए थे, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मुनीब अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन जैसे जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुझे मौजूद हैं, उन पे इस वक्त सख्त प्रेशर है और सबसे पहले इनको टारगेट किया, इसके बाद एजाजुल हसन है। और पहले भी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ और मजबूरन आप ये देख लिए कि जो फस्तायत का दौर है, किस तरह से आज़ाद मंच लोगों को कंट्रोल किया जाता है। और आपको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी मालूम है कि चंद महीने पहले जस्टिस मोहतरम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जब आईजी को बुलाया और कुछ कमेंट्स पास किए तो इनको कितनी तकलीफ हुई गैर जमहूरी ताकतों को। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जैसे एक ईमानदार जज के ख़िलाफ़ जिससे रेफरेंस भिजवा के खामोश करवाया गया, वो सबको मालूम है। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो ज़मीर के कैदी थे, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर रहे थे, लेकिन एक हर बंदे की एक पसली होती है, उन्होंने जवाब दे दिया और इस्तीफ़ा दे के घर चले गए हैं। अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लो है एक आज़ाद जज के लिए, एक आज़ाद जुडिशरी के लिए, जुडिशल सिस्टम के लिए। तो इस पर मैं सिर्फ अफसोस का इज़हार कर सकता हूँ। इसके बाद आखिर में चंद वो मैं जो रूटीन में अपने दोस्तों के जो सोशल मीडिया में कमेंट्स हैं वो पढ़ता होता हूँ, तो वो मैं आखिर में चंद कमेंट्स पढ़ूँगा। और इससे पहले प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो पटिशन थी, आप सबको मालूम है जो मजाक काजी फायजीसा कैमरे में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बुरी तरह से वो एक्सपोज हो गए हैं। ना वो उनका मेरिट पे, क्योंकि जजेस आते ही नहीं मेरिट पे। ये इंशाल्लाह फिर आर्टिकल 176 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो क्राइटेरिया है रॉटन, इसकी एक मेन वजह यह है कि सुपीरियर जुडिशरी के जो जजेस आते हैं वो मेरिट के अगेंस्ट आते हैं। उनका मेरिट यही होता है कि आपकी 10 साल प्रैक्टिस हो और आपकी उम्र 45 साल हो, तो आपके जो ताल्लुक़ हो किसी भी गैर जमहूरी बड़ी मुक़्तदर ताकत के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, या तो आप या किसी जजेस के आप भतीजे भांजे हों, तो आप जजेस लग जाते हैं। यही कुछ हो रहा है, जबकि ये पूरा एक मैकेनिज़्म है, इसमें आइन की अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इस पर अलग बात करूँगा। तो काजी फायजीसा भी इस रॉटन सिस्टम का पैदावार है कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान लग गए और जस्टिस इफ्तिखार साहब की मेहरबानियों की वजह से और यहाँ तक पहुँचे। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे। हमें तो शुरू से पता है कि ज़हनी तौर पे इनको कोई इशू है, प्रॉब्लम्स है। और अब जब इन्होंने कैमरे पे ये सारी चीज़ें शुरू की हैं तो सबको मालूम हो गया है कि इनका लेवल मेंटल क्या है, क्या वो जज कहलाने के काबिल है कि नहीं। क्योंकि जज बोलता नहीं है, जज सुनता है। और जिस तरह से वो बोल रहे होते हैं और बोलने नहीं देते, और फिर जिस तरह कानून को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आइन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये सो रिडिकुलस। उस हवाले से मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखी है, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। खोसा साहब सामने थे और वो सारा चल रहा था आर्गूमेंट्स। खोसा साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब आपने हुक्म दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फिर भी मुख्तलिफ हलकों में हमारे उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ 3 MPO के आर्डर जारी कर दिए गए हैं और इलेक्शन के दिनों में दफ़ा 144 लगा दी गई है। चीफ जस्टिस साहब ने बजाय डिप्टी कमिश्नर को तलब करने के फरमाया कि अगर दफ़ा 144 लगी है तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं लगी, इसका असर तो दूसरी जमातों पर भी होगा। खोसा साहब बोले, हजूर दूसरी जमातें तो पहले ही अवाम में जाने के लायक नहीं, रोका तो हमें जा रहा है। डीट होने के साथ साथ चीफ जस्टिस फिर उकताहट लहजे में बोले कि 3 MPO का आर्डर कहाँ है, कोई सबूत है। खोसा साहब बोले, हजूर 3 MPO जारी जिन्होंने किया है उनसे ये तो पूछें कि उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कैसे 3 MPO जारी कर दिया। चीफ जस्टिस झंझलाकर बोले, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना। फिर खोसा साहब बोले, याद दिलाया, हजूर 3 MPO ने जारी करने वाले डिप्टी कमिश्नर साहिबान को तो आपने हुक्म देकर रिटर्निंग ऑफिसर लगवाया है, वही रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वही डिप्टी कमिश्नर हैं, तो कैसे ताल्लुक़ ना हुआ इलेक्शन कमीशन का। फिर आए बाएँ शाएँ करते और एक बहस शुरू कर दी कि आप हमें ये कहानियाँ वगैरह ना सुनाएं।
आज की समात देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि आपको भी बता दूं, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में तराजू को जंग लग चुका है और सिर्फ आसमान वाला रब्बुल इज़्ज़त कप्तान को इंसाफ दे सकता है। वो फिर चाहे हाथियों को अबाबीलों से हराए, चाहे पत्थरों की बारिश कर दे, नीचे वाला मुनसिफ अपना कबला बदल चुका है। बहरहाल सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने वो तहमद की आखिरी तह भी खोल कर अवाम के सामने सब कुछ रख दिया है। और इसी की कंटिन्यूशन में जर्नलिस्ट आमिर मतीन साहब ने एक ट्वीट किया है, वो सुनाना चाहता हूँ। जज अगर चाहे तो इंतजामिया को उल्टा लटका सकता है। जज मजलूम हो जाए तो असली मजलूमों का क्या बनेगा। जज को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बेबसी दिखाकर घर जाने की धमकी। जनाब, हमारी सारी नज़रें आप पर हैं। अगर आप भाग गए तो आम आदमी किधर जाएगा। सो अपना हथौड़ा इस्तेमाल करें। यह सिर्फ फिल्मों में आर्डर करने के लिए नहीं रखा गया। चंद दोस्तों की जो ट्वीट्स या सोशल मीडिया में कमेंट्स। अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट ने जिस घोड़े पर रेस लगाई, जब वो लाहौर उतरा तो पता चला ये तो खोता है और यह मकबूल जान। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी है। शाहजेब खानज़ादा, ये मुखालिफ जर्नलिस्ट है, उनके अल्फाज सुनिए कि ये एक मंसूर अली खान साहब भी जो कि नून लीग को बहुत सपोर्ट करते थे, अब उन्होंने भी शायद काफ़ी हद तक तौबा कर ली है। फरमाते हैं, इस्तेकाम पार्टी में लोग दिल से नहीं गए, लाते मुक्के और घूंसे लेकर गए हैं। स्टेटस को अपनी बका की जंग लड़ रहा है, इसलिए वो किसी हद तक भी जाएगा। बस आपने घबराना नहीं, आखिरी जीत आपकी होगी। इन लोगों से तो मलकू ही कंट्रोल नहीं हो रहा। नक दो कौका 3 भी रिलीज़ हो गया है और जैसा कि आपको मालूम है, पहला जिस तरह मकबूल हुआ, दूसरा उससे ज़्यादा मकबूल हुआ, अब वो तीसरा जो है उससे ज़्यादा मकबूल हो रहा है। रोज़ाना मिलियन ऑफ जो लाइक्स हैं इस गाने को मिल रही हैं और ये सारी चीज़ें देखते हुए मालूम हो रहा है कि अब इनकी बस हो गई है। जिसको आपको सेनेट में भी मुजाहरा देखा है, उस हवाले से एक ट्वीट है, साड़ी गल हो गई है से शुरू होने वाला सफ़र सेनेट में साड़ी बस हो गई पर ख़त्म हो गई है। तो ये आज का व्लॉग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।